नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं और काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट होते हैं। उसको हम सब एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या। एंटरप्रेन्योर आर वन हु एज्यूम टेक द रिस्क एंड मैनेज ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो रिस्क लेते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल की हम बात करें तो मोहल्ले की नाई की चाय की दुकान से लेकर फैशन डिजाइनर का अपना ब्रांड बनाना या फिर कोई नया मोबाइल ऐप बनाना, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करने से पहले कुछ ज़रूरी हम देखते हैं क्या क्या उसके पास होना चाहिए। सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि एक प्रॉब्लम सोल्व करने। उसके बाद आप में पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। नया कुछ करने में हमेशा जोखिम होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते और अपने आइडिया को कैसे भी मार्केट में लॉन्च कर ही देते हैं। चलो हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले होना चाहिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कौन सा आप बिजनेस करने वाले हैं और कौन सा प्रॉब्लम को आप सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एबिलिटी होना चाहिए। आप कभी भी आपका ईगो को ना आने दें आपके बीच, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। सबसे पहले आप कम्युनिकेट करें जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए आपका, किसी से भी आप जो है गलत व्यवहार ना करें। और टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस का नॉलेज हो या फिर वो टेक्निकल जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इनिशिएटिव होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे इनिशिएटिव, मतलब आपको आगे बढ़कर जो भी आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और प्रॉब्लम सोल्वर होना चाहिए, रिस्क को लेने वाली आप में क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, एनर्जेटिक होना चाहिए। सबसे पहले आप में जो है एनर्जी होना चाहिए किसी भी काम को लेकर के। हार्ड वर्किंग आपका होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, सब लोग नहीं कर पाते। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप उस चीज़ को स्केल पर लेके जा पाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर होना चाहिए विजुअलाइजेशन चेंजेस। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमेशा आपको चेंजेस करना होंगे और मार्केट के हिसाब से उसे लॉन्च करना होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है फिर्म बिहेवियर इन प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक वर्क। आपका जो वर्क कल्चर है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, चाहे वो ब्रांड को लेकर के हो चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, सिस्टमेटिक होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आता है इनर ड्राइव टू सक्सेस। आप में अंदर से सक्सेस पाने की जो है सक्सेस पाने की डिटर्मिनेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए अपने अंदर जो है विश्वास होना चाहिए आपको कि आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और सर्च फॉर अ न्यू आइडिया एंड इनोवेशन, उस आइडिया को लेकर के उसके बाद आप काफ़ी सारे आइडिया को ऊपर भी काम कर सकते हैं। ओपननेस टू चेंज, हमेशा आपको ओपन रहना पड़ेगा चेंजेस लेने के लिए, क्योंकि जो डिमांड साइड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको ओपननेस चेंज होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जो है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, इससे इनोवेशन होता है, इससे काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट आते हैं तो इनोवेशन भी होता है। इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के अंदर के। जैसे कि एक ओयो कंपनी गरीब इंसान ने चलाई थी, तो वो आज जो है ओयो कंपनी चला पा रहा है, तो क्यों नहीं चला पाएंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो है लिविंग का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सपोर्ट एंड रिसर्च डेवलप, इसमें जो है सपोर्ट एंड रिसर्च करने में भी मदद मिलती है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आइडिया को जनरेट होता है, यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर जो है अपन मेन एंड वुमेंस को जो हायर करते हैं कंपनीज़ के लिए। एंड प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है, मार्केट की जो है रिसर्च होती है। टाइप्स की अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि नए आइडियाज़ को लेकर के आते हैं मार्केट में और वो नया इनोवेशन करते हैं और उसी से वो बिज़नेस करना चाहते हैं। वो हमेशा डेवलप्ड कंट्री में पाए जाते हैं। वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। दे डू अट्रैक्टिव थिंग इन देयर बिजनेस, वो हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में। अब हम बात करते हैं एडप्टिव एंटरप्रेन्योरशिप की और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। इन एंटरप्रेन्योर का हमेशा जो स्वभाव होता है वो एडप्टिव नेचर का होता है। वो हमेशा जो है सक्सेसफुल इनोवेशन को जो है क्रिएट करते हैं बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। वो हमेशा अंडर डेवलप्ड कंट्री में पाए जाते हैं। दे कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। दे फेस लेजर रिस्क, वो हमेशा कम रिस्क लेते हैं एंड अनसर्टेनिटी देन द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, किसी भी यूएस मार्केट में कुछ नया चीज़ लॉन्च हुई है और वो इंडियन मार्केट में उसी प्रकार से सेम टू सेम बना करके अपने इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसे हम एडप्टिव इन नेचर हम कह सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फेबाइन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। ये एंटरप्रेन्योर काफ़ी लेज़ी होते हैं, ये किसी भी चीज़ को अडॉप्ट जल्दी से नहीं करते हैं, वो हमेशा लेज़ी होते हैं, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं किसी भी रिस्क को लेने में। अब हम बात करते हैं डोन एंटरप्रेन्योर की। दिस एंटरप्रेन्योर आर कन्वेंशनल, दे रिफ्यूज टू अडॉप्ट यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन। वो हमेशा जो है चेंजेस लाते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में। दे डू नॉट मेक चेंजेस इन देयर मेथड इवन इफ दे लॉस देयर बिजनेस। अपने जो है प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाते हैं जब तक कि अपना बिजनेस लॉस ना कर दें। दे आर लेगड बिकॉज दे आर ट्राई टू कंटिन्यूस देयर जॉब इन देयर ट्रेडिशनल। वो हमेशा अपने काम को ट्रेडिशनल वे में ही करना चाहते हैं। दे आर वेरी प्रोडक्ट when their product becoming uncommercial they will be purchased out of the market। so अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स एंड इंट्राप्रेन्योर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इंट्राप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपने जो है दूसरे के बिजनेस में हाथ बटाते हैं और वो अपना जो है प्रॉफिट ले अपना जो है जॉब का जो अपने जॉब की जो है सैलरी उन्हें मिल जाती है। तो हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इंट्राप्रेन्योर जो स्टार्ट इनिशिएटिव विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो प्रोक्योर रिसोर्सेज जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो है अपना खुद का एंटरप्रेन्योर में अपने को खुद को लेना पड़ता है जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और एंटरप्रेन्योर में जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। डिपेंडेंसी की अगर बात करूँ तो इंडिपेंडेंट है इन नेचर है हमारे पास एंटरप्रेन्योर की अगर बात करूँ तो डिपेंडेंट, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। रिस्क की अगर बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर खुद रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क जो है कंपनी लेती है। रिवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड पूरा खुद का होता है। और एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से जो है वो उसे रिवार्ड देती है, फाइनेंशियल रिवार्ड वो देती है। ऑटोनॉमी की अगर बात करूँ तो कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने बिजनेस के ऊपर अपना खुद का एंटरप्रेन्योर को। और एंटरप्रेन्योर को जो है वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसे सिस्टम के अंदर ही रह करके काम करना होता है। ओनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो फुल ओनरशिप यहाँ पर मिलता है। अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की तो उसे ओनरशिप नहीं मिलती है। चलो अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर क्या क्या लेकर के आता है। तो वो इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है। अगर उसके जो प्रॉफिट होगा तो उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ जाएगा। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस उसे मिलने वाला है। बेनिफिट ऑफ अ न्यू फिल्म एंड बिजनेस क्रिएट, जॉब भी क्रिएट होने वाली है, पॉवर्टी भी कम होने वाली है, कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होने वाला है, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को जो है रोकते हैं उसके बिजनेस को ना करने से। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर की। तो इकोनॉमिकल फैक्टर की अगर बात करूँ तो लैक ऑफ एडिक्वेट बेसिक फैसिलिटी, कुछ लोगों के पास जो है बेसिक फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, किसी के पास पैसा नहीं है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स, तो किसी के पास लोगों के पास जो है इवन जो है कंप्यूटर्स भी नहीं है जिससे वो प्रोग्रामिंग कर पाएँ और अपने प्रोडक्ट को बना पाएँ। चौथे नंबर की अगर बात करूँ तो ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, इसलिए उनके मम्मी पापा भी जो नहीं चाहते हैं कि वो बिज़नेस करें। अगर मैं बात करूँ तो सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कस्टम एंड ट्रेडिशन भी होते हैं इसमें, रिलेशनलिटी एंड सोसाइटी भी होती है, सोशल सिस्टम, सोशल का सेटअप, सोशल बायस बन चुका है कि ये चीज़ ख़राब है और ये चीज़ अच्छी है। पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ तो सस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, इमरजेंसी ऑफ प्लानिंग यहाँ पर मिलती है। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो कोई सोचता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, न्यू रॉ मटेरियल, न्यू रिसर्च एंड इंकरेज्ड फॉर द मॉडर्नाइजेशन। चलो हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन, मेजर मोटिव इन्फ्लुएंसिंग एन एंटरप्रेन्योर। क्या आपने सोचा है कि आखिर जो है लोग बाग बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं और आखिर वो क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या उन्हें सिर्फ पैसा कमाना होता है? आज जानेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो इंटरनल फैक्टर क्या बोलता है यहाँ पर? डिज़ायर टू डू समथिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नया करूँ और कुछ इनोवेटिव करूँ। दूसरे नंबर पर लोग बाग सोचते हैं बिकमिंग इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, चाहे वो जो है टाइम का इंडिपेंडेंस हो सकता है। अचीविंग व्हाट वन वांट्स टू हैव इन लाइफ, जो भी वो जो प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो किसी चीज़ को ख़रीदना हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूं, लोगों को जॉब्स दूं और उनकी लाइफ को बेहतर करूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी के एजुकेशन बैकग्राउंड में मदद करूं।
वंस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या इंक्लूड करता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट। वो लोग बाग सोचते हैं कि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है हमें, तो क्यों ना हम कुछ नया स्टार्ट करें। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, यहाँ पर हम सोचते हैं कि कुछ लेबर एंड रॉ मटेरियल जो है कि सस्ते हैं मार्केट के अंदर, क्यों ना हम उसे एक्वायर करें और उसको लेकर के हम कुछ अच्छा करें। इंकरेजिंग फॉर अ बिग बिजनेस हाउस, प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आखिर हमें ये क्यों करना पड़ता है अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग। अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग हम जब करते हैं जब हमें किसी अचीवमेंट को प्राप्त करना होता है। ये जब हम करते हैं जब हमें किसी कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना होता है या फिर किसी भी चीज़ को हमें करना होता है, चाहे एग्ज़ाम में अच्छे गुड मार्क्स लाना हो, चाहे वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करके उसे सक्सेसफुल बनाना हो, इसलिए हम अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ रेटिंग क्या होती है। द पर्पज़ ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल टू नो द एक्सटर्नल एंड देयर एबिलिटी एंड टू इम्प्रूव अपॉन देम। सो सेल्फ रेटिंग ये होती है कि हम किसी भी अपने आप को किसी चीज़ से रेटिंग देना, चाहे वो बिज़नेस किस तरीके से अच्छा चल रहा है, किसी लोगों ने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे वो किसी मार्केटिंग की सेल्स को इंक्रीज़ कराना हो, चाहे वो बिज़नेस के अंदर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, यही होती है सेल्फ रेटिंग। बिज़नेस गेम ऐसा गेम होता है जो कि बिज़नेस के एनवायरनमेंट में खेला जाता है। यहाँ पर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेनिंग देना पड़ती है। जितनी अच्छी आप एम्प्लॉयज़ को आपके ट्रेनिंग दोगे उतना ही आपका जो है गेम अच्छा होता जाएगा। लाइक सॉफ्ट स्किल उन्हें प्रोवाइड करना, चाहे टेक्निकल नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करना, एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लेयर्स एंड परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, चलो हम देखते हैं कि थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट और TAT इज़ अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डिस्क्राइब एम्बिग्यूअस स्क्रीन्स। यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स जो है प्रोवाइड करी जाती है जिसे में कुछ इमेजेस होती हैं जो कि पिक्चर्स इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स भी ऐसे कहा जाता है। सो कि ये क्यों करा जाए, टू लर्न मोर अबाउट पर्सन, किसी पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वो इसका जो थिंकिंग पावर क्या है। अगर आपको पता हो तो ये CDS के एग्ज़ाम में भी इस तरीके से टेस्ट कराए जाते हैं कि कोई बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इस टाइप के टेस्ट कराए जाते हैं। किसी पर्सन की एबिलिटी को पता करना हो, चाहे वो हेल्प पीपल इन एक्सपीरियंस इन देयर फीलिंग, क्या क्या इसके पास एक्सपीरियंस है, टू एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड, पर्सन लाइफ के रिलेटेड क्या क्या उसके लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन हैंडलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, टू एसेस समवन टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन, क्या उसकी सोचने की क्षमता है, चाहे क्या उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, टू रिलेट क्राइम सस्पेक्ट, क्रिमिनल रिलेटेड सस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए भी जो है पुलिस इस तरीके से काम करती है। तो स्क्रीन जॉब कैंडिडेट की जॉब में भी इस टाइप का जो है टेस्ट हुआ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लर्न स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो कुछ नया कुछ करना चाहिए आपको, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क आपको करना चाहिए। चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉक हो, कुछ भी आप कर सकते हो उसमें जिससे आपका जो है स्ट्रेस कम हो। चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, इम्प्रूव योर पर्सनल रिलेशन, जिससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप कर सकते हो, काफ़ी सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, लाइक जुम्बा डांस आप कर सकते हो जिससे आपका जो स्वेट बहुत अच्छा निकलता है। चलिए मैं कुछ आपको तनाव कम करने के टिप्स देता हूँ। लाइक टेक डीप ब्रेथ, आप कुछ देर के लिए रुके और गहरी सांस ले सकते हैं। बी अ फिजिकल एक्टिव, शरीर गतिविधि करना, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे व्यायाम, योग या डांस करना, किसी भी चीज़ को आप तनाव से जोड़ सकते हैं और तनाव को खुश रहना ही एक तनाव को कम करने जैसा है। गेट इनफ स्लीप, आप जो है स्लीप अच्छे से लेंगे तो आपका जो है माइंड अच्छा काम करेगा। टेक टू लव्ड वंस, ठीक है, प्रियजनों से बात करें, आपका जो है मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। स्पेंड टाइम विथ नेचर, आप जो है अच्छे नेचर के साथ जो है मिल घूम सकते हैं, आप चाहे गार्डन जा सकते हैं, प्रकृति की खूबसूरत हवाएं को ले सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन अच्छे से आपको मिल जाएगा वहाँ पर और आपका जो माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाएगा। इसके लिए मैं कुछ और टिप्स भी देता हूँ। हर किसी के लिए तनाव कम करने के तरीके कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे या आपका दैनिक जीवन प्रभावित कर रहा हो तो डॉक्टर से जो है आपको सलाह लेना ज़रूरी होता है। द की एंड मैनेजिंग स्ट्रेस इज कीपिंग गुड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम इवन इफ़ यू वर्क लॉन्ग हावर्स। ठीक है, अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो भी आपका जो है
इसमें जो स्ट्रेस को मैनेज रखेगा। स्टेट शेड्यूल एज इफ़ यू वर डूइंग रेगुलर, अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो आप जो है अपने वर्कआउट के लिए जो है समय निकालिए। प्लान आउट अ डे इन मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में इसके लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं, लाइक योगा आप कर सकते हैं। बी क्लियर विथ योर अबाउट अ टॉप प्रायोरिटी, आपको जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी पता होना चाहिए, फोकस करना ज़रूरी है आपको उसके ऊपर, लाइक ब्रिंगिंग इन अ बिजनेस, ठीक है। फोकस इनिशियली ऑन मार्केटिंग योर बिजनेस, ठीक है। अगर आप आपका बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। डू नॉट स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप अपने गोल्स को छोटा बना करके चलिए, आप एक एक गोल्स को एक एक टाइम पर करिए। डू नॉट लेट द थिंग गेट अवे आउट फ्रॉम यू, ठीक है। आप एक साथ अगर चीज़ को करेंगे तो जो है आप तकलीफ़ में आ जाएंगे। आप अपने जो है कलीग्स की मदद ले सकते हैं, चाहे अपने एम्प्लॉयज़ की मदद ले सकते हैं। आप खुद से सब काम करेंगे तो आपका काम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सुबह जल्दी उठ जाइए और वॉक करने जाइए। ईट, आप जो है खाना ठीक से प्रॉपरली खाइए। एंड नोट योर डेस्क, ठीक है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, सो आप जो है डिहाइड्रेट रहें। चलिए अब हम जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। इसे EDP भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है हम देखते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप जो है अपने आइडिया को जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है काफ़ी मदद कर सकता है। आपको यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान को बनाने की जानकारी मिलेगी, फंडिंग जुटाने की जो है जानकारी मिल सकती है, मार्केटिंग के बारे में आपको पता चल सकता है, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको जहाँ मिल सकता है, लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है इसके आपको पता चलेगा। प्रोग्राम में आप काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको विशेष मार्गदर्शन मतलब गाइडलाइंस आपको दी जाएगी, आपको कैसे आपका बिजनेस करना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मिलती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध बनाने का मौका मिलता है। आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ कैपेसिटी स्टिमुलस द इकोनॉमी विच इनेबल सोसाइटल चेंजेस नॉट ओनली फॉर fulfilling a need but also generating revenue for entrepreneur. Entrepreneurship thus provide jobs for society and develops community. So entrepreneurship केवल जो है सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि जॉब में। वो एक अपना अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और वो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट की क्या क्या जो है योजना चल रही है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और हम उस चीज़ को हम जो है ग्रैप्स कर पाएँ कि क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट अ बिज़नेस, सो हमें जो है इसमें क्या क्या ट्रेनिंग मिल सकती है किसी बिज़नेस को चलाने के लिए। टू इंकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेंडेंसी, टू डेवलप मार्जिनल स्किल्स एंड टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या है। एंड मार्केटिंग, हम कैसे कर मार्केट को कैसे पता लगाएंगे और मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे। सो टू नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमें पता चलेगी इन डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जो है गेम्स रिलेटेड हो, चाहे वो किड्स के जो है खिलौने हो, टॉयज़ हो। एंड टू प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, सो यहाँ पर जो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जो भी प्रमोट करा जाता है। टू मेक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हम कैसे जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। टू नो द अनसर्टेनिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस, हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम किस चीज़ को ठीक से सुधार सकते हैं। एंड टू डेवलप अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, हम कैसे एक स्मॉल एंटरप्राइज बना सकते हैं, कैसे हम मीडियम और कैसे हम एक लार्ज एंटरप्राइजेस बना सकते हैं, कैसे हम एक कंपनी को एक यूनिकॉर्न कंपनी में बदल सकते हैं, क्या क्या इसके रोल्स होते हैं यूनिकॉर्न कंपनी बनाने के। और अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन द बिजनेस स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। स्मॉल बिज़नेस वो बिज़नेस होते हैं जो कि छोटे लेवल पर करे जाते हैं, चाहे इसमें कैपिटल का भी यूज़ कम होता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, नंबर ऑफ़ यहाँ पर फ्यू मशीन का यूज़ होता है टू ऑपरेट अ स्मॉल बिज़नेस। सो स्मॉल बिज़नेस एक छोटा बिज़नेस का ही पार्ट होता है। सो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ओनरशिप क्या होता है, दे हैव अ सिंगल, जिसका एक सिंगल ओनर है। सो इट इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिंगल ओनरशिप इसमें मिलती है। मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो कम से कम जो है लेबर्स के द्वारा इसे मैनेज करा जाता है, कम से कम limited reach, they have a restricted area of operation, so they may be locate shop or industry located in one area। ये है ना, कुछ भी छोटे से एरिया में अपनी शॉप को जो है बना लेते हैं और वो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेबर इंटेंसिव की अगर बात
बात करूं तो दे आर डिपेंडेंसी ऑन टेक्निक इज़ वेरी लिटिल बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन लेबर्स। वो हमेशा लेबर्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं और मैन पावर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करूँ, दे आर वेरी स्मॉल, वो छोटे होते हैं। दे आर ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू सडन चेंजेस, मतलब वो हमेशा जो है चेंजेस करने पर बात करते हैं। अनलाइक लार्ज इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो रिसोर्सेज वो है खुद के ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो किसी के जो है प्रोवाइडेड रिसोर्सेज पर काम नहीं करते हैं। दे आर बेटर यूटिलाइज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी मार्केट में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस लिमिटेड वेस्टेज क्या उसी का यूज़ करते हैं। कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, कैटेगरी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? दे इन्वेस्ट इन अ फिक्स एसेट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट विच डज नॉट सरप्रास देन 1 करोड़। जिस इंडस्ट्री के पास जो है फिक्स्ड मटेरियल है, फिक्स्ड एसेट है, कम से कम मशीन है, उस इंडस्ट्री का जो है मार्केट कैपिटल भी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंडिचर सीलिंग एंड मशीनरी एंड प्लांट्स इन 5 करोड़। क्या होती है एंसिस्टर स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट? इंडस्ट्री कैन होल्ड स्टेटस ऑफ एन एंसिस्टर स्मॉल इंडस्ट्री इफ सप्लाईज आर मिनिमम 50%, इट इज़ द प्रोडक्शन टू अनदर बिजनेस एंड द पेरेंट यूनिट। दे कैन प्रोड्यूस मशीन पार्ट, वो जो मशीन पार्ट बनाते हैं, लाइक वो गेयर्स बनाना या हो, चाहे वो किसी पेडल बनाना हो, साइकिल का जो है बॉडी पार्ट बनाना हो, कंपोनेंट बनाना हो, टूल बनाना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की अगर बात करूँ तो एक्सपोर्ट मतलब जो गवर्नमेंट से भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री कैन बी प्रोसेस स्टार्ट विद एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना यूनिट एंड एक्सपोर्ट 50% एंड इट्स मैन्युफैक्चर। इट कैन ऑप्ट फॉर द compensation like export of a bonus and other grant awards by the government for exporting unit. Small scale industry owner by women. Women's की अगर हम बात करें तो an enterprise operated by women, जो women entrepreneurship है, in which the loan a combined share capital minimum of 51%, such as unit can opt for special grant from the government, जो जिन्हें जो है ग्रांट मिली जाती है, लाइक वो वुमेन आरक्षण टाइप हो, चाहे वो किसी वुमेन्स को आगे बढ़ाना हो एंटरप्रेन्योरशिप में, विथ ए लो इंटरेस्ट रेट, मतलब कम से कम उन्हें इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है उन्हें जो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। टाइनी इंडस्ट्री यूनिट की अगर बात करें तो इंडस्ट्री कंपनी हुज एक्सपेंडिचर एंड मशीनरी एंड प्लांट डज नॉट एक्सीड 25 लाख। जिस इंडस्ट्री का जो है 25 लाख से ज़्यादा का जो खर्चा नहीं हुआ है प्लांट को बनाने में, मशीन को यूज़ करने में, उसे हम टाइनी इंडस्ट्री यूनिट कहा जाता है। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस की अगर बात, जिसका जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, जिसका जो है इंडस्ट्री का 10 लाख से ज़्यादा जो खर्चा नहीं हुआ उसे इंडस्ट्री को सेट करने में, तो इसमें स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस कहा जाता है। माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइज की अगर बात हो, दे आर टाइनी एंड स्मॉल बिजनेस सेक्टर, जिसका जो है मशीन और इस चीज़ों में 1 लाख का ही खर्चा हुआ है, उसे हम माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइज बोला जाता है। विलेज इंडस्ट्री की अगर बात हो, जो विलेज में जो है झाड़ू बनाना हो, चाहे वो कपड़े बनाना हो, छोटे छोटे क्लोथ्स बनाना हो, उसे जो है हम विलेज इंडस्ट्री कहते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? बिजनेस ओनरशिप रिफर्स टू लीगल कंट्रोल ओवर, हमारा जो है लीगल कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। क्या क्या लीगल कंट्रोल, लाइक प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो हो। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो अपना खुद का बिजनेस हो, इस टाइप के हम ओनरशिप देते हैं। इट गिव्स ओनरशिप द लीगल राइट टू मेक सर्टेन बिजनेस डिसीजन, हम किस किस प्रकार से बिजनेस डिसीजन लेते हैं। सोल प्रायोरिटरशिप मतलब हमारा खुद का बिजनेस। पार्टनरशिप, हम जिस 2 इंसान ने किसी बिजनेस को स्टार्ट करा उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जिसे हम LTD कहते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि PLC भी कहते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्टॉक्स वगैरह भी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में समटाइम स्टॉक्स वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGOs हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है? कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता है। इस प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टेक्निक में आइडिया को हम पता करते हैं, उस आइडिया पर हम प्लान करते हैं कैसे हमें इस पर काम करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को पता करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एक्टिविटीज़ क्या क्या हमें करना होगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्या कॉस्ट लगने वाली है और क्या टाइमलाइन इसका जो है लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए।
आखिर ये क्यों ज़रूरी है? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्यों ज़रूरी है? प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, इसमें हमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कैसे हमें प्रोजेक्ट को बनाना है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, हमें कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, रिसोर्सेज क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज़, रिड्यूस रिस्क, हमें जो है हमारे प्रोजेक्ट बनाने में क्या रिस्क होगा और क्या ये रिस्क जो है हमें हमारे जो है प्रोजेक्ट को बग अफेक्ट तो नहीं करेगा। चाहे वो बग हो सकता है अपने प्रोजेक्ट में, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले फिजिबल एनालिसिस हमें करना होता है, टेक्निकल इकोनॉमिकल एनालिसिस, हमें जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या मार्केट में ये प्रोजेक्ट क्या है, मार्केट में प्रोजेक्ट चलेगा कि या नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट क्या डिज़ाइन कैसे हमें करना है, नेटवर्क को हमें क्या क्या हमारे जो है नेटवर्क एनालिसिस हमें करना है, इनपुट एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, क्या क्या हमें फाइनेंशियल फ़ंड लगने वाला है, हम किस तरीके से फ़ंड ले सकते हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस, सोसाइटी का इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, सोसाइटी हमें किस रूप में जो है इस पैसे को हमें देगी, प्री इन्वेस्टमेंट अपेरेजल हमें इसमें करना होता है, स्टेप इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ बिजनेस, हमें क्या क्या है जो है स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो आइडेंटिफाई एंड सिलेक्टिंग गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो हमें जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है कि क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अपॉर्चुनिटी फैक्टर क्या ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगी, क्या ये किसी सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले करेगी। चलो हम देखते हैं सबसे पहले हमें जो इकोनॉमिकल ट्रेंड्स, क्या क्या मार्केट में इकोनॉमिक के ट्रेंड चल रहे हैं। सो मार्केट ट्रेंड को हमें देखना होगा। सबसे पहले शिफ्टिंग एंड एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, हमें कस्टमर की डिमांड्स को समझना होगा। चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट्स के रूल्स क्या है उस चीज़ को लेकर के हमें उसको भी देखना होगा। उसके बाद चेंजेस इन पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, हमें सप्लायर साइड से क्या क्या जो है प्रोवाइड होगा और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। सो न्यू और चेंजिंग फंडिंग, हमें फंडिंग कैसे लेना है, हमें ग्रांट कैसे लेना है, हमें इस चीज़ पर भी हमें बात करना होगा। सो अब हम देखते हैं कि स्वाट एनालिसिस क्या होता है। स्वाट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ्स हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, आगे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हमारी जो है थ्रेट्स क्या क्या है, हमारे किस चीज़ जो है हमारे बिजनेस को क्या क्या चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती हैं। तो हम देखते हैं, तब हम एक और वे देखते हैं किसी बिज़नेस को जो है किसी अपॉर्चुनिटी को देखने, कैसे हम जो है न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सेगमेंट योर कस्टमर, सबसे पहले हमें जो है हमारे कस्टमर को सेगमेंट करना होगा, डिवाइड करना होगा ऑन द स्मॉल ग्रुप एंड शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, हमें एंड सच एज एज, जेंडर, लोकेशन, लाइफ, एटीट्यूड, परचेस हैबिट एंड देयर अलाउ यू एनालाइज द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टारगेट ईच सेगमेंट विद अ स्पेसिफिक मार्केटिंग, प्रमोट एंड ऑफर, अल्टीमेटली हेल्पिंग यूर साइज न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हमें एनालाइज यूर परचेस सिचुएशन, उनकी परचेसिंग जो है क्वालिटी क्या है, वो क्या क्या चीज़ परचेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें एनालाइज करना होगा कॉम्पिटिटर्स को, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, क्या हम उस कॉम्पिटिटर को जो है उससे अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं तो आप जो है आगे जाएंगे, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप आगे नहीं जाएंगे। आइडेंटिफाई व्हाट ड्रो योर कस्टमर एंड प्रमोट दिस, वो आपसे क्या अलग करने वाला है और आप उससे क्या अलग करने वाले हैं। लुक एट द अदर मार्केट, ठीक है, मतलब एक्सपोर्टिंग इनटू द अदर कंट्री, आप अदर कंट्री में देख सकते हैं जैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कंसीडरिंग केयरफुली व्हाट मार्केट, आपको मार्केट को देखना होगा, आपकी मार्केट की डिमांड क्या है। अगर आपने उस चीज़ को जान लिया तो आप उस चीज़ को जो है जल्दी से कर पाएंगे। टू इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड, आपको जो है जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सकती है। रिसर्च द कॉम्पिटिटर्स, सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना होगा। लोकल हैबिट्स क्या है लोगों की, लाइक डिमांड्स क्या है लोगों की, और उन्हें सर्विस हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्केट सर्वे एंड रिसर्च, हमें मार्केट को कैसे हमें सर्वे करना होता है। तो मार्केट सर्वे एक रिसर्च होता है जिसे हम जो है मार्केट के बारे में पता करते हैं कि क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है मार्केट में जो है यूज़ हो रही हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी चीज़ कम बिक रही है। पर्पस क्या होता है मार्केट सर्वे का, तो गेन अ क्रिटिकल कस्टमर फीडबैक, हमें कस्टमर का फीडबैक लेना होता है। लाइक एक समोसे की दुकान है, तो समोसे की दुकान है तो किस तरीके से कस्टमर जो है हमें बता रहा है कि क्या वो चीज़ उसमें और अच्छा कर सकते हैं और क्या वो चीज़ ख़राब है उन्हें लगी है। तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इंक्लिनेशन टुवर्ड परचेजिंग प्रोडक्ट, क्या जो है मोटिवेट कर रहा है किसी कस्टमर को वो चीज़ को ख़रीदने के लिए। इन्हेंस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या जो है
क्या क्या चीज़ें उस प्रोडक्ट को इन्हेंस कर सकती है, क्या कैसे हम उस सर्विस को जो है अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद हम मेक वेल इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि हम क्या क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं। डेटा आपको गैदर करना होगा फ्रॉम द कस्टमर। उसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग मेजर चेंजेस, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होगा, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आपके बिजनेस में लाना पड़ेंगे। सो इम्पोर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड इन सप्लाई चेन ऑफ टारगेट मार्केट, डेवलपिंग वेल थ्रू मार्केटिंग प्लान, फिगर आउट द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड को पता करना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबल असेसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबल स्टडी कंप्राइज ऑफ प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल रेवेन्यू, ठीक है, प्रोजेक्टेड जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसकी फ्यूचर की सेल्स कितनी हो सकती है, क्या रेवेन्यू हो सकता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या यूज़ होने वाली है, रॉ मटेरियल्स की, प्लांट सिटिंग, ठीक है, लोकेशन क्या क्या होने वाली है, अपने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है, हमें कितने मैन पावर कितने एम्प्लॉयज़ लगने वाले हैं उसके लिए, फंडिंग हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगी, उसके बाद हमें रिस्क कितना होने वाला है, हमारा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, एस्टिमेशन एंड ऑपरेशन एंड कॉस्ट, कवरिंग द कॉस्ट रॉ मटेरियल अंटिल द ओवरहेड ETC। वो अब हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो कि एक डेटा, सिंपल ब्रीफ डेटा होता है, एक शीट होती है जिससे हमें इंसाइट पता करते हैं इन फॉलोइंग चीज़ों की, हाउ मच मनी, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितना मटेरियल यूज़ होने वाला है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ मशीन, किस किस जो है हमारी टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ होने वाली है, कितने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या मशीन यूज़ होने वाली है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेड सोर्सेस क्या क्या हैं, और व्हाट आर द रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिकल गेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट, हमारे को जो इकोनॉमिकल क्या फ़ायदा होने वाला है, इकोनॉमी में क्या बदलाव होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के। सो ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट टेल यू क्विकली अबाउट वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सो एज टू हेल्प यू डिसाइड वेदर इट इज़ परस्यूइंग, हमें क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इससे प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट अप्राइजल क्या होता है। Project appraisal is an important activity to evaluate the key factor of the project to check the viability of project। इससे हम पता करते हैं कि क्या क्या हमें जो रिसोर्सेज यूज़ होने वाले हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं है। फॉर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल अप्राइजल एनालिसिस हम करते हैं, एक्सेल टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, डिसीजन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो आखिर हम क्या क्या करते हैं प्रोजेक्ट अप्राइजल के लिए, तो मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, हमें ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट यूज़फुल है या नहीं है। एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूज़ होना, कैसे कैसे हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग चांस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, इसे हम पता कर पाते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो मार्केट का एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल का एनालिसिस होता है, सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट होता है, हमें पता चलता है कि ये समाज पर क्या असर डालेगा, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हमें पता चलता है कि क्या क्या इन्वायरमेंट क्या कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। द की फीचर ऑफ अप्राइजल ऑफ अ प्रोजेक्ट, इवेल्यूट द की फैक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें इससे की फैक्टर पता चलते हैं प्रोजेक्ट के। डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, इट इज़ द टूल टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या क्या सोर्सेज होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को पता करने। लाइक अगर हम आज देखते हैं तो गूगल पर हम जाते हैं, किसी भी चीज़ को अगर पता ना हो तो हम गूगल से जाकर सर्च करते हैं। तो पहले सोर्सेज की हम बात करते हैं, लाइब्रेरी एक बड़ा सोर्स है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल सकती हैं, जहाँ पर आप रीड करके किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप लाइब्रेरी में जो है बुक सर्च सीख सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जहाँ पर आप जो है लाइब्रेरी मिल जाएगी। इंटरनेट की अगर बात करें तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, ईमेल हो सकता है, बिंग है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, उससे भी आप सर्च करके जो है पता कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू ट्रेंड पेपर्स एंड मैगजीन्स, तो यहाँ पर जो है पुराने मैगजीन्स हैं वहाँ पर भी आप जो है उससे पढ़ सकते हैं और जो है पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। इंडस्ट्री का डेटा है कि क्या, चाहे वो फाइनेंशियल का डेटा हो, चाहे वो ठीक है मार्केटिंग का डेटा हो, चाहे वो ट्रेंड्स का डेटा हो, आपको सब जो है मिल जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पर होती हैं, चाहे वो रेशियोज़ में होती हैं, स्टॉक टर्नओवर होते हैं, कैश का डिस्काउंट होता है, परसेंटेज
एंड मार्कअप होते हैं। मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो कि आपको बताती है कि क्या आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो ठीक है एजुकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर भी दी जाती है, और क्वेश्चंस भी होते हैं आपके जो है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। सो मैगजीन यहाँ पर हो जाती है, स्पेशल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ एजेंसी क्या क्या। चलो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिलेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप नीड। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेबिट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की पर्सनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता है, जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है चाहे आप उसका यूज़ करके बिजनेस करते हो। वेंचर कैपिटल है, जो आप ऐसे कैपिटल होते हैं जो कि आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बिजनेस एंजल्स होते हैं जो कि आपको जो है बिजनेस लाइक एंजल इन्वेस्टर की एक वेबसाइट होती है जो कि आपको जो है बिजनेसमैन से कनेक्ट कराती है, वो आपके आइडिया को लेकर के। असिस्टेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या आपको आपके आइडियाज़ के बारे में बताती है, कैसे आपके जो है आइडियाज़ को ग्रो करने में मदद करती है। कुछ गवर्नमेंट्स भी मदद करती है। कमर्शियल बैंक्स लोन से आप लेकर के भी आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल बूटस्ट्रैपिंग आप कर सकते हैं, आप अपना खुद का फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं। बाय आउट्स ठीक है यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स ठीक है। कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कंबाइन ऑफ डेबिट एंड इक्विटी यूज बाय द कंपनी टू फाइनेंशियल इट्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड द ग्रोथ। सो डेबिट क्या होता है। डेबिट जो कि आपका जो भी आपके खर्चे हैं वो होता है डेबिट, और चाहे वो लोन हो चाहे वो किसी से पैसे उधार लिए हों वो होते हैं डेबिट। इक्विटी जो कि आपको कंपनी फंड देती है किसी भी परसेंटेज ऑफ इक्विटी पर, वो आपकी इक्विटी होती है। की टेक अवे हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हाउ कंपनी फंड इज ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ। सो कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि एक पूरी कंपनी के फंड्स को दर्शाता है और उसकी ग्रोथ में कैसे फंड मदद करता है। डेबिट कंसिस्ट ऑफ बोरो मनी ठीक है, किसी से हमने उधार लिए हैं पैसे, लाइक लेंडर हो, कॉमनली इंटरेस्ट पर हम लेते हैं, किसी बैंक से ले सकते हैं चाहे वो किसी से भी ले सकते हैं। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ ओनरशिप राइट ठीक है। ओनरशिप राइट मतलब किसी ने आपको इन्वेस्टमेंट पे पैसे दिए हैं तो वो इक्विटी कहलाती है, और उसमें वो कुछ परसेंटेज रखते हैं एंड नीड टू पे बैक and any investment. So the debit to equity ratio is useful in determining the riskiness of a company borrow practices. तो debit divided by equity is the ratio ठीक है, जो कि हमें बताती है कि कितना जो है रिस्की है बिजनेस या फिर बोरिंग प्रैक्टिसेस क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि हमें पैसे देते हैं, और फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं बिजनेस के बारे में हमें पैसे देते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सच एज डिपॉजिट लोन के फॉर्म में देते हैं, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देते हैं, करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैसे अपने जो है वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। हमारे पास क्या क्या एसेट्स मौजूद हैं और हमारे क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट्स को हमें कितना देना है, और हमारे पास एसेट हमारे पास कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल से हमें पैसा आ रहा है किसी वेबसाइट को अगर हम चला रहे हैं तो वो एसेट हो गया हमारा, और लाइबिलिटीज जो हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज व्हाट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट हमारे लाइक कैश हो सकते हैं, अकाउंट रिकवरेबल हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक्यूरेट लाइबिलिटीज़। वाई वर्किंग कैपिटल मैनेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप वर्किंग कैपिटल को अच्छा मैनेज कर सकते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा हो जाएगा। तो इंश्योर दैट द कंपनी पजेस अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, मतलब आपकी जो कंपनी है अच्छे रिसोर्सेज का यूज़ करे। डेली एक्टिविटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द कंपनी, इंश्योर दैट कीप ऑपरेटिंग एंड गोइंग कंसर्न। स्केयर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, आपका जो है कैश होना चाहिए। अनकंट्रोल कमर्शियल क्रेडिट policy, limited access to short-term financial lead to the need of resourcing asset sales and even liquidity in the company. अब हम देखते हैं कॉस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द वे द एंटरप्रेन्योर कैलकुलेट द वर्क हाउ मच ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस और अ सेल्स। सो कॉस्टिंग हम प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी करते हैं, किसी बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी करते हैं। हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कॉस्ट लगा और कितना जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू कॉस्ट बिफोर प्राइसिंग टू एबल टू सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फेयरली एज कॉम्पिटिटिवली। सो ठीक है, हम पहले से कॉस्टिंग लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी बिजनेस को लेकर, क्योंकि हमें जो एक फेयर प्राइस निकल कर के आए ठीक है।
हर बिज़नेस ओनर को कुछ ना कुछ टैक्स देना होता है जो कि जो है गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो गवर्नमेंट उस जो है टैक्स का यूज़ करके जो है डेवलपमेंट में यूज़ करती है। सो फिजिकल एसेट टैक्स ओक्योर ऑन अ फिजिकल एसेट पर आपका लगाया जाता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन सच एज सेल्स ऑफ स्टॉक और होम। टाइप ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जा सकता है, इनहेरिटेंस होता है, और सेल्स के ऊपर भी लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। मेन टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स बिजनेस में होने वाली कमाई पर लगाने वाला टैक्स, इसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। जीएसटी मतलब ग्रोस सर GST stands for Goods and Services Tax. It is multi-stage tax system which comprehensive in nature and adopt to the sales of goods and services. अब हम देखते हैं टैक्स भरना क्यों जरूरी है। टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। टैक्स जो है सरकार को देश के विकास के लिए धन जो है मिलता है, उससे वो जो है डेवलपमेंट करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं टैक्स से रिलेटेड कुछ टिप्स। फिल टैक्स रिटर्न ऑन टाइम, आप जो है टाइम पर रिटर्न भरें। स्टे इन्फॉर्म अबाउट टैक्स लॉ के बारे में आपको जो है समझ होना चाहिए। सीक एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट की एडवाइस भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर GST लगता है। अगर हम GST के फ़ायदे की बात करें तो वन नेशन वन टैक्स इसमें मिलता है। GST ने पूरे देश में एक सामान्य एक कर व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे क्या है बिज़नेस करने जो है इजी हो चुका है। बिज़नेस करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। रिडक्शन इन द टैक्स एवेजन, अब जो है लोग टैक्स जो है चोरी नहीं करते हैं, तो जिससे जो सरकार को जो अधिक से अधिक टैक्स मिलता है। अब हम देखेंगे कि GST काम कैसे करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करूँ, मैन्युफैक्चर विल हैव पेड टू GST रॉ मटेरियल एंड देयर परचेज द वैल्यू हैज़ बीन एडेड टू मेक द प्रोडक्ट। जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, जो भी सर्विस वो सेल करता है, उससे पर उसका GST लगता है। सर्विस प्रोवाइड, जो भी सर्विस प्रोवाइडर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द GST ऑन बोथ द प्रोडक्ट परचेज, जो भी प्रोडक्ट उसने परचेज कराया है उस प्राइस पर, एंड वैल्यू एडेड टू इट। हाउएवर द मैन्युफैक्चर टैक्स पेमेंट में बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल GST मस्ट बी पेड। रिटेलर साइड पर भी यहाँ पर टैक्स लगता है। कंज्यूमर कैसे टैक्स GST देता है, GST मस्ट बी पेड ऑन द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पर जो है GST देता है, और हैज़ बीन परचेज, जो भी वो खरीदता है उस पर भी वो GST देता है। सो अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर सीकनेस इन द स्मॉल बिजनेस। अब हम बात करते हैं सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर सीकनेस इन द स्मॉल बिजनेस। हेल्दी unit or a healthy industry is one which earn adequate return on capital invested and is capability of earning profit। जो भी जो है बिजनेस में जो भी हमने कैपिटल लगाया उसमें से जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे मिला है, उसी इंडस्ट्री को हम हेल्दी इंडस्ट्री कहेंगे। सीक यूनिट वो होती है इंडस्ट्री यूनिट विच बिकमिंग इन ऑपरेटिव एंड इंडस्ट्री विच वर्क एट अ वेरी लो कैपेसिटी। सो वो इंडस्ट्री होती है जो कि वेरी लो कैपेसिटी पर जो है काम करती हैं, और वो सीक, किसी बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है उसी इंडस्ट्री को हम सीक इंडस्ट्री कहते हैं। A seek small scale unit is one which fall generate internal supplies and surplus and continual basis and dependent for its survival and frequency infusion and external funds। आखिर ये क्या क्या कारण होते हैं जिससे जो इंडस्ट्री जो हमें लगता है कि सीख हो रही है। डिक्रीजिंग सेल्स, अगर हमारी सेल्स कम हो रही है तो हम हो सकता है कि वो सीख हो रही है। इंक्रीजिंग लॉसेस, हमें लॉस बढ़ रहे हैं, केस का फ्लो बढ़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब छोटे बिजनेस के जो है सीखनेस के कारण क्या हो सकते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस, आप ठीक है, हम कैसे हमारे बिजनेस को जो सीख होने से बचा सकते हैं। तो मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, कंट्रोल एंटरप्राइज कर सकते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हम बदल सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है, हम अगर ज़रूरत हो तो हमें सरकारी योजनाओं का या बैंकों का भी जो है फाइनेंशियल यूज़ कर सकते हैं। आखिर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं एक इंडस्ट्री के सीख होने के। फ्रीक्वेंटली क्लोजर ऑफ यूनिट ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ वर्कलोड, पावर सप्लाई, नेचुरल कजेस, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन मशीनरी एंड फैसिलिटी, इन एबिलिटी टू रिपेयर देम, टू रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एंड टाइम, हेवी रिजेक्शन ऑफ गुड ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम, blockages and fund for input work in a progress, increasing cost for production and continuous declining of capacity utilization, funding problem हो सकती है, frequently turnover of employment and deteriorating financial ratio। कजेस क्या हो सकते हैं इंडस्ट्री से कि इंटरनल कजेस क्या हो सकते हैं, लेक ऑफ फाइनेंस की कमी होना, वीक इक्विटी बेस एंड पोअर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, हम हमारे जो एसेट हमारे पास है वो उसमें हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एब्सेंस ऑफ कॉस्टिंग एंड
प्राइसिंग हमें ठीक से नहीं हो पाया है। इनअप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है, हमारा जो फंड है गलत सलत यूज़ हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग में कुछ कमी आई है। फैकल्टी एंड डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केटिंग का एनालिसिस आपने ठीक नहीं करा हो। इनअप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स, आपने कुछ भी मिक्सचर बना दिया हो। एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, आपने प्रोडक्ट की प्लानिंग अच्छे से नहीं करी हो। वर्किंग मार्केटिंग, मार्केट की रिसर्च नहीं करी। रॉन्ग मार्केटिंग रिसर्च आपने करी हो। पुअर सेल्स आपने प्रमोट करी हो एंड सेलिंग एफर्ट्स जो इससे गलत आया हो। सो बेड प्रोडक्शन पॉलिसी है। वर्किंग सिलेक्शन ऑफ साइट लेआउट प्रोसेसिंग, आपने जो है डिज़ाइन ही गलत सेलेक्ट कर दिया हो। आपने अपने प्रोडक्ट का जो है कलर ही ठीक से ना रखा हो। लैक ऑफ प्लानिंग मशीनरी, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप। इनकम्पिटेंस क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज की कमी होना, अपने एम्प्लॉय में को नॉलेज की कमी होना, लैक ऑफ इनोवेशन की कमी होना, लैक ऑफ स्किल्स की कमी होना यहाँ पर देखा जा सकता है। सो एक्सटर्नल कजेस की अगर हम बात करें तो पर्सनल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड, हमारे पास अच्छे स्किल्ड लेबर ही नहीं है। डिस्पेयरिंग इन वेजेस, आप उनको ठीक से पैसे भी ना दे पा रहे हो, ये भी एक जो है कारण हो सकता है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, आपने जो है ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जो है हायर कर लिया हो जिसकी ज़रूरत भी ना हो। एंड लैक ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल, उनमें जो है आपने जो हायर करा उसमें जो है स्किल ही नहीं है, आपने इसलिए हायर कर लिया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सो मार्केटिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है? लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी, आपने गलत से ले लियो। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना कराओ। रेस्टेंट एंड बल्क परचेस, आपने जो है अपने जो एसेट्स को बल्क में परचेस कर लिया हो, चाहे वो जो इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी हो वो भी चीज़ खरीद ली हो। चेंजिंग इन ग्लोबल मार्केट्स में आपने मार्केट के सिनारियो को भी ना पता करा हो। एक्सेसिव टैक्स पॉलिसी, मार्केटिंग रिस्क में जो रिसीजन चल रहा है उसको भी ना देखा हो। प्रोडक्शन एंड कांस्टेंट पावर कट्स आपको हो गया। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल्स, हाई प्राइसिंग इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो सकता हो। चाहे जैसे कि गवर्नमेंट यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो वहाँ पर जो है आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लिमिटेशन भी हो सकती हैं। क्रेडिट रेजिस्टेंस पॉलिसी, डिले इन डिसबेसमेंट एंड लोन बाय द गवर्नमेंट की तरफ से ठीक से लोन वोन भी जो है सेंशन नहीं हुआ हो। अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट आपको मिल गया हो। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, हाई इंटरेस्ट रेट एंड लोन्स। गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात करूँ तो अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, उल्टी सीधी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट ना मिला हो, ठीक है। टैक्सेशन एंड लाइसेंसिंग ठीक से नहीं हुए हो। कॉम्पिटिशन्स की अगर बात हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम बिग इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि एसोसिएट विद ट्रेड एंड सीकनेसेस कजेस बाय, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो बिग इंडस्ट्री द्वारा जो है कॉम्पिटिटर जो है उसे कॉम्पीट करते हैं, और बिग इंडस्ट्री जो है कॉम्पिटिशन इनएबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्री टू गिव वर्क लोड ऑन द स्मॉल इंडस्ट्री, इनएबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इंकरेजिंग इंटरप्रेन्योर, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लार्ज इंडस्ट्री टू अपलिफ्ट द डेवलपमेंट, ठीक है, यूनिट्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इंडस्ट्री सीखने? है लॉस ऑफ जीडीपी ऑफ, आपने जो कंट्री की जीडीपी जो है बहुत ही कम हो, ठीक है, ठीक है। डिक्लाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन इन वेजेस एंड सिनारियो रेशियो, इंडस्ट्री का क्लाइमेट जो है ख़राब चल रहा है। बिकमिंग नॉन कंडीशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स गेट डिस्करेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट लाइक स्ट्राइक आप में लगा हो, ठीक है, मार्केट में स्ट्राइक लगा हो या फिर किसी प्रॉब्लम के जैसे स्ट्राइक लगा हो, लोग, ठीक है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन गई हो, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बन गई हो, सोशल अनरेस्ट, ठीक है, सोशल अनरिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। रेमेडियस क्या हो सकती हैं? आप पहले आइडेंटिफाई करो सीक यूनिट की, ठीक है, इनिशियल स्टेज से आइडेंटिफाई करो, अवॉइड करो सीकनेस की, और ठीक है, मार्जिन 6 यूनिट टुगेदर, ठीक है। आखिर बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो कि आपके जो है एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करते हैं, जो कि आपके बिज़नेस को डेवलप करने में मदद करते हैं, स्पेशली इन इनिशियल स्टेज। वो जो है शुरुआत के स्टेज में आपको काफ़ी मदद करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? लाइक बिजनेस इंक्यूबेटर प्रोवाइड स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज बिजनेस एंड दे सपोर्ट करते हैं रिसोर्सेज दोज यंग कॉम्पिटिटर फाइंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर आपको पता नहीं तो वो उसमें मदद करेंगे, ठीक है। ग्रोथ स्टेजेस इन द स्मॉल इंडस्ट्री, ग्रोथ स्टेज इन द प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कराने में मदद करेंगे। एक्शन यूर क्रिएट ग्रोइंग योर बिजनेस, ठीक है, वो आपके बिजनेस में मदद कराएंगे। सबसे पहले स्टेज होता है कि सीड एंड डेवलप, ठीक है, सीड जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं वो सीड होता है। उसके बाद स्टेज 2 होता है, स्टार्टअप बनता है। उसके बाद ग्रोथ होती है, उस एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद एक्सपांशन होता है, मैच्योरिटी आती है उस स्टार्टअप में, एंड उसके बाद वो है डाइवर्सिफाई होता है एक बिज़नेस, ठीक है।
ठीक है। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं? जॉइंट वेंचर्स इज द बिजनेस प्रिपरेशन इन विच मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी शेयर देयर ओनरशिप। ठीक है, जैसे कि दो बिजनेस जो है, कोई भी दो वेंचर जब कंबाइन होते हैं उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? क्रिएट, ठीक है, साई सिनर्जी। ठीक है, जॉइंट वेंचर इंटर्ड बिटवीन 2 और मोर, ठीक है, पार्टीज टू एक्सटेंड द क्वालिटी ऑफ ईच अदर, जो अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं, अपने जो बिजनेस सीक्रेट्स को बताते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को भी शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्क एंड रिवार्ड कैन भी शेयर, रिस्क भी इसमें शेयर होता है, उसमें जो है रिवार्ड्स भी शेयर होता है, जो भी उन्हें फ़ायदा मिलता है उसको भी शेयर करते हैं, अपने कल्चर को शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का भी एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है यहाँ पर। नॉन सेपरेट लो, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है यहाँ पर? जो इकोनॉमी का स्केल होता है, एक्सेस न्यू मार्केटिंग एंड डिसरप्टिव नेटवर्किंग। ठीक है, इनोवेशन होता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन में भी यहाँ पर जो है अपना प्रोडक्ट बन जाता है। ब्रांड नेम, ठीक है, एक हो जाता है यहाँ पर, लाइक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मर्ज एंड सब कॉन्ट्रैक्टिव होता है। मर्ज मतलब दो स्टार्टअप को जो है मर्ज कर लेना, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिव मतलब उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना कि ये चीज़ हम करेंगे तो उसे सब कॉन्ट्रैक्टिव कहा जाता है।